Come to the life of the Gorakhpur hospital tragedy. I'm not a hero. I'll tell you. I'm just a common man fighting the hatred, the intoxication, which is engulfing the minds of especially youngsters, the adolescent, in the name of hate and religion. So I'm trying to do what a common man should do, common Indian citizen. अब मैंने ये बुक लिखी क्यों? मैंने कहानी तो सबको पता है, डॉक्टर कफील गए थे, बच्चों की जान जाई थी, योगिनी ने जेल भेज दिया, पर किताब लिखने की क्या जरूरत थी? तो मैंने किताब जो है इसलिए लिखी है, I will, for those people who are from the news agencies and the print media and the electronic media, I will please note down the 6 causes why I wrote this. First and foremost is my book, my life, in bit and pieces. I tried to compile it with evidence. The second thing, everybody talk about Dr. Kafil. This is the book about 81 families who are, even after 5 years, still waiting for the justice. मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि एक मां के लिए एक बच्चा जिस्म का हिस्सा होता है, बाप को भी दर्द नहीं होता है. मेरे ये बच्चे हैं, अब मेरे बच्चे को चोट लग जाती है, खून निकल जाता है, तो मैं कहता हूं ये लगा दो, वे लगा दो, फीवर आ जाता है. लेकिन जो मां को दर्द होता है, मां के जिस्म का हिस्सा होता है, जैसे उंगली काट दी जाती है ना, ऐसे दर्द होता है मां को. 79 माओं ने अपने सामने अपने बच्चों को दम तोड़ते हुए देखा था. They saw that those mothers are still waiting for the justice. So I wrote this book for them. I have written for this is a story about those 80 mothers. This is a story about the politician, the chief minister. It's not about Yogi ji only. It's about any other politician who thinks कि गरीब के बच्चे हैं, मरते हैं, मर जाने दो, क्या फर्क पड़ता है. कैसे एक चीफ मिनिस्टर अपने गुनाहों को छिपाने के लिए, हाउ दे ट्राई टू हाइड देयर मिसडीड, दे फाइंड अ स्केपगोट. ये कहानी वो उन एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोज की, IAS ऑफिसर्स की है जो 10% कमीशन, 68 लाख रुपीस वाज ड्यू. सो 10% कमीशन के लिए किस तरह से उन्होंने 80 बच्चों को मर जाने दिया. ये कहानी उस मीडिया की है जो दिल्ली और मुंबई में बड़े बड़े मीडिया हाउसेस बना के एक दिन तो कहते हैं डॉक्टर कफील फरिश्ता है, मसीहा है, सेवियर है, और दूसरे ही दिन रात के 9 बजे के प्राइम टाइम में चिल्लाते हैं 70 बच्चों का कातिल, 70 बच्चों का कातिल. ये कहानी जुडिशरी की है जो तारीख पे तारीख देती रहती है. 9 महीने बाद उसे याद आता है कि डॉक्टर कफील तो सबसे जूनियर डॉक्टर है, निर्दोष है. There is not a single evidence of medical negligence or corruption, and Dr. Kafil was nowhere related to the oxygen supply. ये कहानी जो जेल की भी है. I have given at least 6 to 8 chapters how the prison life, is. इतने ही बड़ा हॉल होता था, एक हॉल में 200 लोग रहते थे हम लोग, और एक टॉयलेट होता था. तो ह्यूमन राइट एंड द स्लेव, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है. बट इफ यू हैव मनी
बगल के हॉल में, इतने ही बड़े हॉल में एक मंत्री जी, आप लोग को शायद पता होगा, यूपी के गोरखपुर में एक मंत्री जी, 3 बार के मंत्री जी हैं, उनका भी जिक्र किया है। एक मर्डर के केस में उनको आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजमेंट। ही इज ऑल्सो स्टेइंग देयर इन द नियर बाई बैरक अलोन विद द टीवी, विद द बेड, with the cooler, with 4 people serving him. ये कहानी, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपको, ये कहानी हमारे हेल्थ सिस्टम की है। I always believe is not because of COVID-19 our health system has collapsed. COVID-19 has just exposed our already collapsed health system. अप्रैल मई में जब एक सुनामी आई थी कोरोना वेव के, सेकेंड वेव की, जब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, कानपुर जैसे बड़े शहर के बड़े लोग जो ये सोचते थे कि जिस दिन बीमार होऊंगा पैसा फेंकूंगा, अच्छे से अच्छा इलाज मिलेगा, अच्छे से अच्छा डॉक्टर मिलेगा, उनको भी बेड के लिए, दवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए तड़पना पड़ा, तरसना पड़ा, मरना पड़ा। 75% of Indian population are facing the same difficulty every day. 75% जो हमारी जनता है गांव की ना, आप साउथ इंडिया बेटर है, पर आप अगर आप चले जाइएगा यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, आसाम, गांव में कोई किसी को हार्ट अटैक आ जाए, बहुत तेज बुखार हो, फीवर हो, कोई छत से गिर जाए, किसी को डिलीवरी होनी है, प्राइमरी हेल्थ सेक्टर विच इज द बैकबोन ऑफ एनी हेल्थ सिस्टम, वो दैट्स इज शैम्पल। फिर वो उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा जाता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से उसको मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है, आधे रास्ते में मर जाते हैं, आधे जो बचते हैं उनको रोज बेड के लिए, दवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए तड़पना पड़ता है। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड माय दिस बुक विद द ऑर्डर ऑफ Allahabad High Court, which is given on 4th May 2021. We are at pain in observing that non-supplying of oxygen to the hospital is a criminal act, not less than a genocide. एक नरसंहार है. This is not my saying. This is Allahabad High Court has said when we saw what I saw in those 54 hours in BRD. The whole India witnessed the same. It was like an acute deja vu situation for me. I felt the same pain and suffering. Millions of people died, and government said nobody died because of shortage of oxygen. Anyway, that's a different issue. So थोड़ा लंबा बोल गया, लेकिन उसको शॉर्ट करता हूँ 6 पॉइंट को. फर्स्ट, आई ट्राई टू कंपाइल माई स्टोरी, माई लाइफ, माई फैमिली सफरिंग. द सेकेंड, this book is about those 80 family. Third, this book is about Yogi Adityanath, his incompetence, his administrative failure. The fourth, about the corruption in the medical system. The fifth, the prison life. And the sixth and the most important part is about health system collapse. And the one more point I want to add, the media role. The media role. Now, the other question everybody asked me, why Yogi Adityanath targeted you? For 2 days you are a hero, Masiha, Savior. How suddenly everybody started screaming, 70 बच्चों कातिल, you went to jail. Why only you? There were, let me tell you, that's a tertiary care hospital, 950 bedded hospital with 500 doctors and 5,000 employees. तो 5500 लोगों में से आपको क्यों चुना? ये अगला क्वेश्चन पूछा जाता है. तो लेट मी रीड दैट पैरा फॉर यू.
that chapter hero to villain. When this tragedy happened, the BRD Medical College became a Peoply Life. Have you seen Peoply Life movie? There was a media frenzy. Not only from India, international media was also there. Washington Post, New York Times, all big. You can see the vans and everybody started howling. And about not only the mismanagement, about the corruption, about the 63 deaths. At the same time, there was a conspiracy to dislodge our honorable Chief Minister Yogi Adityanath जी महाराज. उनको हटाने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया बीजेपी के अंदर से ही. मनोज सिन्हा, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, they were the contender to get that post. On 12th of August, when everybody was asking 5 questions, why there was a shortage, why 63 kids died, why the payment was not done, who asked for the 10% commission, Mr. Siddharth Nath Singh, the health minister, gave a insensitive statement. 2016 में 18.5 बच्चे मरे थे, 2017 में 20.5 बच्चे मरे हैं. अगस्त में तो बच्चे मरते रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है? क्यों इतना हल्ला बरपा हुआ है? That was the statement, I think, just to target Yogi only. So there was a conspiracy to dislodge him. Our Honorable Prime Minister Narendra Modi sent a team from center. A team of doctors from Delhi Safdarjung Hospital accompanied him. The then Health Minister J.P. Nadda came with the team. तो एक कॉन्स्पिरेसी हो रही थी योगी जी को हटाने के लिए, और उसमें जेपी नड्डा को भेजा गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक टीम, डॉक्टरों की टीम के साथ. Now he has to save his skin. Now he need a scapegoat. एक बलि का बकरा उसे चाहिए था, तो उसे मिल गया. तो why that happened? नड्डा सर, दिस इज माय गोरखपुर, यहाँ का शेर मैं हूं. और नड्डा जी को बोलने भी नहीं दिया गया. जब मुझे चीफ मिनिस्टर ने 13 अगस्त 2017 को बुलाया था, तो मुझे लगा था शाबाशी मिलेगी, और मैं खुशी खुशी टाई वाई सही करके उनके पास पहुंचा था. तो आई जस्ट रीड द one page for you. Unsuspecting of what was to come, I entered the cubicle where the VIP student greeted everyone. I had imagined that I would receive a pat on the back, but instead I was met with a pin drop silence. Everyone simply stared at me. The chief minister stared at me, ignoring my greeting. He was fuming, he was flushed, he was angry. तो तू डॉक्टर कफील है, तू जो है ना, जब उर्दू में या तमीज से जब बोलते हैं तो तू और आप में बहुत फर्क होता है. तभी मैं समझ गया कुछ गड़बड़ हो गई है. Yes sir, I acknowledge I was disturbed by the way he was addressing me with the pronoun tu, indicating disrespect. I could tell something was not right. The CM then turned to some consultant and asked, ये 2-4 सिलेंडर ले आके कितनी जिंदगी बचा ली? No one answered his question. Inside my head, a voice was screaming, not 4 or 5 sir, we arranged 500 cylinders in those 54 hours. तो तू सोचता है तू सिलेंडर लाके तू हीरो बन जाएगा, देखता हूं तुझे. So this message was not about me. This conversation was not about me. This message was directed to Dr. Nadda, JP Nadda, and to those selected media person who was present inside that hall that time. Those selected media person started throwing some interesting stories, sitting in their chambers in Mumbai and Delhi.
ये एक बड़ा टैंक है, ये मैंने कुछ तस्वीरें भी लगाई हुई हैं। ये टैंक जो है ये 150 फीट टॉल टैंक है, मेड ऑफ स्टील एंड सीमेंट, एंड इट कैन कंटेन 1.5 लाख लीटर्स ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन। यही खाली हुआ था। और एक आपकी अदालत के एक शायद शर्मा है कोई करके, नाम क्या है? अच्छा मुझे नहीं पता, बहरहाल एक हैं शर्मा साहब, आपकी अदालत बहुत रिस्पेक्टेड है। मैं भी बहुत देखता था बचपन में, सोचता था कि शायद जो है उनकी चड्डी का कलर कोई और होगा। एनीवे व्हाट ही सेड कि मैं ये चुरा के अपनी क्लिनिक ले जाता था और होल इंडिया बिलीव दैट ये 150 फीट का टैंक मैं चुरा के अपने कंधे पर रख के क्लिनिक लेके जाता था। नॉट ओनली एवरीबडी बिलीव, सरकार ने भी बिलीव कर लिया और मेरे पर जो है सिलेंडर चोरी का इल्जाम लगा दिया, FIR कर दिया। एक टाइम्स नाउ में एक बड़े बड़े बाल रखते हैं, चिल्लाते बहुत है, उन्होंने 9 बजे चिल्लाना स्टार्ट किया, 70 बच्चों का कातिल वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर कफील खान। तो मैंने अपना अपॉइंटमेंट लेटर लगाया हुआ है। आई ज्वाइन BRD मेडिकल कॉलेज ऑन 8 अगस्त 2016। 1 साल पहले ज्वाइन किया था, सबसे जूनियर डॉक्टर था। और उत्तर प्रदेश पब्लिक कमीशन से जब आप ज्वाइन करते हो तो आप प्रोबेशन पीरियड में होते हो। सर बैठे हुए हैं, बहुत से लोग अगर सर्विस में होंगे उनको पता होगा, ट्रेनिंग पीरियड होता है आपका 2 इयर्स। यू डोंट हैव एनी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर। वाइस प्रिंसिपल बनने के लिए 40 साल की उम्र चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो मैंने एक RTI डाली कि भैया वाइस प्रिंसिपल कौन है। योगी जी की सरकार ने जवाब दिया कि वाइस प्रिंसिपल की कोई पोस्ट ही नहीं है। तो टाइम्स को पूछा मैंने टाउन नाउ से कि आपके एंकर साहब ने तो मुझे वाइस प्रिंसिपल बना दिया था। तो उन्होंने कहा नहीं आई एम सॉरी, बट वो तो अब कोई नया चैनल चला रहे हैं, आर करके है कोई, अभी जेल भी गए थे कुछ दिन पहले वो भी। I put these letters, there were 14 letters written by Pushpa Sale who was supplying the liquid oxygen. 14 letters. This letter is written on 6th of April 2017, 5 months before the tragedy happened, and it says, give my money, and it's written to the Chief Minister Yogi Adityanath and the Health Minister and all the other officers. This letter is written on 9th of August 2017, just one day before the incident. तो इसमें लिखा है कि 24 घंटे की ऑक्सीजन बची है, मेरा 68 लाख रुपए दे दो, और उनको 10% कमीशन चाहिए था। तो मैंने इसमें सारे एविडेंस दे दिए हैं, आपसे गुजारिश होगा पढ़िएगा। तो सिर्फ 8 लाख 6 लाख रुपए के लिए 80 लोग मार दिए गए। बहरहाल लाखों लोग मरे हैं अभी कोरोना के दूसरे कॉल में, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन कम्स, मैं तीसरे क्वेश्चन पे आता हूं। ये पूछा जाता है, अच्छा ठीक है जल्दी कर देता हूं। ये पूछा जाता है कि डॉक्टर कफील को बलि का बकरा इसलिए बनाया गया क्योंकि आप डॉक्टर कफील खान थे। तो मैं नहीं, अगर डॉक्टर कपिल मिश्रा भी होता, डॉक्टर कपिल जॉन भी होता, डॉक्टर कपिल कुमार भी होता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी होता, योगी जी करते वही। बट इट्स इजी टू सेल स्टोरी व्हेन खान नेम कम्स। आई वुड जस्ट रीड दिस वन पैरा, द 10th on when the opposition parties and the few Muslim leaders praised me, it made matter worse, painting the incident in communal colors. When I had gone rushing to get oxygen cylinder that fateful night, I swear to my Allah that I never stopped to wonder which of my patients were Hindu and who among them were Muslim, which belonged to which caste and who were rich or poor.
भाई को गोली वहां मारी जहां पे चीफ मिनिस्टर खुद मौजूद थे, 500 मीटर की दूरी पे। 5 साल के योगी जी के कार्यकाल में 500 दिन जेल रखा है। कभी इस बात पे कि मैंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में नेग्लिजेंस किया, करप्शन किया, कभी इस बात पे कि मैंने बहराइच में जबरदस्ती मरीजों का इलाज करने की कोशिश की, कभी इस बात में कि मैंने जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्पीच दी थी, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, वो भड़काऊ थी। तो 5 साल में 500 दिन जेल रखा। मेरी फैमिली को तोड़ दिया, मेरी मां को, मेरी वाइफ को सड़कों पे लाके रख दिया। उनको पुलिस थाने, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। पैसों के लिए महताज कर दिया गया। हम जमींदार फैमिली से हैं, लेकिन अम्मी जान के और वाइफ के, बहनों के जेवर भी गिरवी रखने पड़े लीगल की लड़ाई के लिए। नौकरी से निकाल दिया गया। 8 लोगों को जेल हुई थी, 7 लोगों को नौकरी पे रख दिया। प्रिंसिपल साहब बन गए, एचओडी बन गए। मुझे हाई कोर्ट में क्लीन चिट मिलने के बाद भी 8 डिफरेंट इंक्वायरी में क्लीन चिट मिलने के बाद भी मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। ये टर्मिनेशन ऑर्डर है मेरा, जिसमें ये कहते हैं कि डॉक्टर कफील सबसे जूनियर डॉक्टर थे। डॉक्टर कफील ने उस दिन जो है सारे बच्चों को बचाने की कोशिश की, सारा जिम्मेदारी एचओडी पे था। डॉक्टर कफील ने कोई करप्शन नहीं किया, डॉक्टर कफील ने कोई मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं किया। ये इनके टर्मिनेशन ऑर्डर में लिखा हुआ है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार की रिपोर्ट है। और फिर भी कहते हैं कि इसलिए नौकरी से निकाला जा रहा है क्योंकि वो 2014 में प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे। अरे भाई, मैंने 8 अगस्त 2016 को ज्वाइन किया है। 2014 में मैं क्या करता था, तुमसे क्या मतलब है? तो ये चल रहा है आज। Every institution of democracy, the four pillars, administrative, political, judiciary, media, all are infiltrated with what the ideology I call the divisive ideology, the hatred and no. But yes, there are good people in this system. मुझे न्याय मिला। NSA जब क्वेश्चन किया, इलीगल करार दिया, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि डॉक्टर कफील स्पीच डिप्लीकेट एनी काइंड ऑफ हेट एंड वायलेंस। डॉक्टर कफील टॉक अबाउट इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। बहरहाल मेरे ख्याल से टाइम पूरा हो गया है, बस फिनिश करूंगा। ये हेल्थ फॉर ऑल का मूवमेंट हमने हैदराबाद से ही स्टार्ट किया था और इस पे ही कायम रह रहा हूं। मेरा मांग है कि राइट टू हेल्थ केयर शुड बी इंप्लीमेंटेड थ्रू लोकसभा एंड राज्यसभा बिकम अ लॉ सो दैट एवरी इंडियन सिटीजन शुड गेट एटलीस्ट इमरजेंसी सर्विसेज at their within 3 to 5 kilometer of their house, irrespective of their caste, region, religion, socio-economic status, disability and gender bias. दूसरा, जब नौकरी से निकाल दिया है तो ये एक हॉस्पिटल बनाने की मेरी ख्वाहिश है, और खासकर जो है यूपी, बिहार या आसाम या वेस्ट बंगाल जैसे एरिया में जहां पे बहुत जरूरत है, जहां पे लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं रह गई है। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि घायल हर एक परिंदा है, घायल यहाँ पे हर एक परिंदा है, जो उड़ चुका वही जिंदा है। तो किसी ना किसी को तो बोलना होगा, किसी ना किसी को तो कुर्बानी देनी होगी, किसी ना किसी को तो मरना होगा। जब मैं जेल में था तो जब सजदा करता था तो मैं अल्लाह से बहुत रोता था, गिड़गिड़ाता था कि या अल्लाह मुझे क्यों सजा दे रहे हो, मैं तो बच्चों को बचाने गया था, कोई आवाज नहीं आती थी, कोई समझ नहीं आता था। पर जेल से बाहर आया तो हजारों लोग खड़े थे बाहर, और वो में जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए थे, प्ले कार्ड लेके वेलकम डॉक्टर कफील। तो आज जो मैं हूं आप लोगों के प्यार से हैं, आप लोगों के दुआओं से हैं, और मुझे लगता है somebody has to speak
Everybody can't be a mute spectator. The way the India is going on this phase is very intoxicated. What Dr. Sridhar has taught me today in the morning. आप यूपी बिहार चले जाइए, किसी दाढ़ी वाले, किसी टोपी पहनने वाला कोई कहीं बैठा हुआ है तो पीछे से गालियों की आवाज आती है. मॉब लिंचिंग इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. उनको ट्रेंड किया जाता है, उनको ट्रेंड किया, क्योंकि अगर कोई मर्डर करेगा तो वो कभी वीडियो नहीं बनाएगा, कभी फोटो नहीं खींचेगा, कभी फेसबुक पे डालेगा नहीं. उसे वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पता है कि दिल्ली में बैठे हुए उसके साहब जो है उसको माला पहनाएंगे, उसको बचा लेंगे. तो मैं ना योगी जी का विरोध करता हूं, ना मैं मोदी जी का विरोध करता हूं. आई अपोज द आइडियोलॉजी ऑफ हेट्रेड एंड वायलेंस विच इज द आइडियोलॉजी ऑफ आरएसएस सिंस 1925. अगर हमें तरक्की करनी है, मैं पूरे इंडिया घूमता हूं और हर किसी से पूछता हूं कि आपको आपकी सरकार से क्या उम्मीदें हैं. हर कोई यही कहता है कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए, जब बच्चा बीमार हो तो अच्छे से अच्छा इलाज हो, जब पढ़ने लिख ले जाए तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, जब पढ़ लिख ले तो उसे भी नौकरी मिल जाए. रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, 75 साल से यही डिमांड है. अब बात होती है शमशान कब्रिस्तान की, अली बजरंगबली की, अब्बा जान की और जिन्ना की. आज यूपी का इलेक्शन है. हमारा चीफ मिनिस्टर कहता है कि जो है 2 ही बातों पे इलेक्शन होगा, या तो जिन्ना साहब पे या नेशनलिज्म पे, जो सोडो नेशनलिज्म की बात होती है. तो खैर इस जुल्म के दौर में जुबान खोलेगा कौन? अगर हम भी चुप रहेंगे तो बोलेगा कौन? इसी के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं. यूपी का इलेक्शन होने वाला है और आपको इस मंच से, इस हैदराबाद की सरजमी से, इस मुकद्दस जमी से मैं एक आपको खुशखबरी देना चाहता हूं. Big hand, give him a big hand. Thank you very much. We need fighters like him to protect democracy, protect minorities, fighting against hatred, fighting against communal violence in this country, fighting a mighty force like Narendra Modi and Yogi Adityanath. That is the only solution. All of us should come together and then fight these dangerous forces which are emerging in India. Dr. Kafil Khan has been fighting for the last 5 years. What a remarkable story of him.